मित्रों नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। आज आपको जो बताने जा रहा हूँ सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट है। सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट की भाषा थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट है हिंदी माध्यम के लिए। अंग्रेजी माध्यम में तो थोड़ा सा आसान पड़ती है, भाषा कठिन है। इसलिए मैं आपसे इस सेक्शन को समझाने के पहले, बताने के पहले निवेदन करूंगा कि आप इसके अगर इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लें तो शायद ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे और उस इलस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद समझ लेंगे, चूँकि इलस्ट्रेशन की जो भाषा सीधी सिंपल सी है, जब आप उसको समझ लेंगे उसके बाद इसके धारा को समझने में आपको आसानी होगी। अगर आप धारा पढ़ने के बाद इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और कमेंट्री पढ़ेंगे तो सारा थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले इसके इलस्ट्रेशन को पढ़ लें और उस इलस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद आप इसकी कमेंट्री हल्की से पढ़ लें, उसके बाद धारा को पढ़ें तो धारा स्वयं जो है स्पष्ट होती जाएगी। इसको आप देखें। देखिए, धारा 8 जो है वो ये कहती है कि हेतु, तैयारी और आचरण, तीन चीज़ों के बारे में आपको बताती है कि हेतु, तैयारी और आचरण। हेतु जो है क्या है, क्वेश्चन पहले उठ जाता है आप सामने, हेतु क्या है। तो हेतु वह विषय है जो किसी एक्ट को, जो किसी अपराध को करने के लिए या किसी प्रोसीडिंग को करने के लिए वह एक जो भी पक्षकार है उसको ऐसा विवश करती है या उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं या हम विवश होते हैं, वह उसका हेतुक कहा जाता है। तो हेतुक की परिभाषा तो आपको ये हो गई। जो इस सेक्शन में जो हम आगे यूज़ करेंगे, वहाँ जब हेतुक शब्द यूज़ किया जाएगा, हेतु शब्द यूज़ किया जाएगा तो आप उसको समझेंगे। दूसरी बात हो गई तैयारी। तैयारी सिंपल सा शब्द है, सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी संविदा के लिए या कोई प्रोसीडिंग के लिए जब हम कोई तैयारी करते हैं तो वह भी एक पार्ट उसका हो जाता है। हेतु और तैयारी दो ऐसे शब्द हैं जो किसी प्रोसीडिंग या सूट या एक्ट के पहले की चीज़ें हैं। और आचरण पूर्व का भी हो सकता है, पश्चात का भी हो सकता है। इस सेक्शन में हेतु, तैयारी और आचरण तीनों को ही बताया गया है। अब आप इसको देखें कि हेतु और तैयारी और आचरण कब रिलेवेंट हो जाएंगे और कब रिलेवेंट नहीं होंगे। इस सेक्शन का स्कोप बहुत सिंपल सा यही है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पहले एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो विवाहित है, वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब पत्नी की हत्या क्यों किया, ये हेतु से प्रूव हो गया। हेतु उसका क्या था, जिसे अंग्रेजी में आप मोटिव कहते हैं। और तो ये अगर हम साबित करें या हम इस बात का कोई सबूत देना चाहें, साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें कि साहब इस जो ए व्यक्ति जो है, जिसने बी जो उसकी पत्नी थी उसकी हत्या की, तो ए का किसी एक अन्य महिला से अवैध संबंध था, तो वह उस अपनी पत्नी को जो अवैध संबंध में बाधक थी उसको हटाना चाहता था, या बाधक नहीं भी थी, वो चाहता था कि मेरी पत्नी किसी तरह से खत्म हो जाए तो उस महिला को हम ले आए। ये यहाँ पर हेतु हो जाएगा, हेतु हो जाएगा। अब आगे आप चीज़ देखें कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसने सोचा कि अपनी पत्नी की हम हत्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक रस्सी खरीद के ले आते हैं, रस्सी लटका के या गला घोट के मार डालेंगे। वह दुकान पर जाता है, वहाँ से एक रस्सी खरीद लेता है या कोई ऐसा बंधन खरीद लेता है और उसके बाद अपने घर आता है। तो यह माना जाएगा कि जो उसने खरीदा रस्सी या बंधन, कुछ जिससे उसे गला घोटा जा सके, तो यह एक तैयारी के क्रम में आ जाएगा। तो हेतु क्या हुआ, हेतु हुआ उस महिला से अवैध संबंध जिसने उसको इस कारण प्रेरित किया, जिससे वह विवश हुआ अपनी पत्नी की हत्या के लिए, और बंधन खरीदना या कोई रस्सी खरीदना ये उसकी तैयारी में आ जाएगा। अब वह उसको लेके चलता है और चलते हुए रास्ते से किसी से बताता है कोई चीज़, तो वह उसका जो आचरण है, या किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप ये रस्सी क्यों खरीदे जा रहे हैं, उसमें वो उसका कुछ ऐसा आचरण आया, तो वह जो आचरण है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा। तो आचरण पूर्व या पश्चात का भी हो सकता है। हेतु तैयारी जो है वो किसी एक्ट के पूर्व की स्थिति है। अब मैं इस सेक्शन को पढ़ूंगा। अब एक चीज़ और आप देखेंगे थोड़ा सा कि आचरण करते समय जो उसके द्वारा कथन किए गए, क्या वे रिलेवेंट होंगे, और अगर रिलेवेंट होंगे तो कब रिलेवेंट होंगे, उसका आचरण कब रिलेवेंट होगा। यह चीज़ें इस सेक्शन में आपको बताई गई। उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ अंग्रेजी में, हिंदी में आप समझ लेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों बताने का प्रयास करूंगा, उसको समझें आप और सुने। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ धारा 8। ये कहता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी फैक्ट इन इशू या किसी रिलेवेंट फैक्ट से जो संबंधित तथ्य थे उनको गठित करने वाला कोई मोटिव या कोई हेतु रिलेवेंट होगा। यह जो पहला इसका जो पैराग्राफ है वो केवल मोटिव और प्रिपरेशन के बारे में बताता है। अब इसका सेकंड जो पैरा है वो कंडक्ट के बारे में बताता है। अब आगे देखे, पढ़ रहा हूँ उसको। कौन सा पैरा, सेकंड पैरा इसका, कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट आर प्रोसीडिंग in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact
in issue therein are relevant thereto, and conduct of any person and offence against him is subjected of any proceeding is relevant if such conduct is influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent। ये लिखा हुआ कहता क्या है, किसके किसके कंडक्ट रिलेवेंट होंगे। तो अगर कोई सूट है, कोई प्रोसीडिंग है, तो उसमें जो पार्टीज हैं उनके कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे, या उनके जो एजेंट हैं उनके कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे। तो कौन से कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे? वे कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे जो फैक्ट इन इशू से या अन्य रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, वह जो है क्या हो जाएंगे, और जो इसी प्रोसीडिंग के विवादित तथ्य हैं या रिलेवेंट है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रोसीडिंग के पक्षकार, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी, उसका कंडक्ट और उसके एजेंट के कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे। एक चीज में और आप बता दूं, यहाँ पर जो सिविल सूट है उसमें तो पार्टीज, चाहे वादी चाहे प्रतिवादी, दोनों का कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा और उनके एजेंट का भी कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी भी एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि एजेंट का जो कंडक्ट है उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज के लिए लायबिलिटी उसकी फिक्स नहीं की जा सकती। इसलिए एक चीज़ समझ लें आप, अगर कहीं आपका सामने क्वेश्चन बनता है कि क्या क्रिमिनल केस में किसी एजेंट का आचरण या कंडक्ट रिलेवेंट है, आप उसका उत्तर निगेटिव मिलेंगे कि नहीं। अब इसको आप आगे देख लें कि क्यों ऐसा इसमें आया। इसमें वर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे आगे तो समझ आपको आ जाएगी कि पार्टी जैसे अब आप क्रिमिनल देखें तो जैसे सरकार बना में एक पार्टी आ गया, सरकार एक पक्ष होता है, एक पक्ष दूसरा पार्टी है, प्राइवेट पार्टी है। कंप्लेंट केस में दोनों हो सकते हैं। तो अगर सरकार जहां पर एक पक्ष है और दूसरा पक्ष एक प्राइवेट पार्टी है, तो जो एक्यूज्ड हुआ तो एक्यूज्ड का कंडक्ट भी क्या होगा, रिलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रोसीडिंग का एक पार्टी है। लेकिन अब एक पक्ष देखें आप, इसमें क्रिमिनल केसेस में जो एग्रीव्ड है उसका भी कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए इसमें एग्रीड पार्टी की बात कही गई, क्योंकि उसमें एक पक्ष तो सरकार है, दूसरा पक्ष तो जो एग्रीव्ड है वो तो पक्षकार होता नहीं। इसलिए अगर वो अफेक्टेड है तो अफेक्टेड पर्सन की बात वो कहता है, तो अफेक्टेड कौन होगा, एग्रीव्ड कौन होगा, जिसके साथ वह घटना घटी। मतलब कहने का यह है कि जो पीड़ित जो होगा क्रिमिनल केसेस में, वह भी, उसका भी कंडक्ट और एक्यूज दोनों का कंडक्ट, सिविल केस में वादी प्रतिवादी का कंडक्ट और उनके एजेंट का कंडक्ट जो है आगे जो कि किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में है, वह रिलेवेंट हो जाएगा। ये समझ ले। अब आचरण की बात जो मैंने बताई, ऐसा आचरण कैसा होगा, ऐसा आचरण होना चाहिए, कब का आचरण होना चाहिए, कैसे उपजा होना चाहिए, जो किसी घटना के पूर्व का या पश्चात के प्रभाव में आगे की गई हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि क्वींस बनाम अब्दुल्ला के केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डिसाइड किया गया। अक्सर यह भी आता है कि क्वींस बनाम अब्दुल्ला किस मामले से संबंधित है। तो वहाँ पे आप अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो अगर हेतु तैयारी शब्द दिया हुआ है आचरण, तो सेक्शन 8 से संबंधित है। थोड़ा सा आप इसका फैक्ट अगर समझ लें तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। क्वींस बनाम अब्दुल्ला के फैक्ट आप समझ लें और यह धारा कितनी जटिल है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मैं और बता दूँ, किसी धारा का जो एक्ट है उसका भी अप्रिसिएशन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। ये अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हर व्यक्ति के अपने अपने दिमाग पर और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। क्वींस बनाम अब्दुल्ला में क्या हुआ कि एक केस आया, उस केस में ये हुआ कि एक महिला की हत्या हुई। कहा यह जाता है कि महिला वेश्या थी जिसकी हत्या हुई। अब उसकी हत्या के पश्चात उसके शरीर पर घाव आए, कि पूर्व हत्या करते समय उस शरीर पर घाव आए। वह घाव उसकी गर्दन पर थे और उसके हाथ पर थे, लेकिन हत्या किसने किया यह बात जानकारी नहीं थी। लेकिन जो महिला थी उसका जो हत्या का टाइम था उससे संपर्क निकाला गया कि यह महिला जो है दिन के हल्की हल्की रोशनी के समय इसने उस पुरुष को देखा है, इसलिए वह पुरुष को पहचान सकती थी। लेकिन समस्या क्या थी कि इस मामले में महिला के गले में चोट थी। तो जब महिला के गले में चोट थी तो महिला बोलने में असमर्थ थी। अब उसमें जब ये पता लगाया जाने का प्रयास हुआ कि ये हत्या हुई कैसे, तो जब उससे पूछा गया तो वो बता नहीं पा रही थी। तो उसको एक व्यक्ति ने कई लोगों का नाम सजेस्ट किया। कई लोगों के नाम सजेस्ट करने में जब उसने अब्दुल्ला का नाम सजेस्ट किया गया उसको कि क्या ये जैसे इरफान हैं, अंसारी हैं, ये हैं, सच एंड सच हैं, या अब्दुल्ला नाम है कोई व्यक्ति, तो जब अब्दुल्ला के नाम का इशारा हुआ, नाम बोला गया, तो उसने इशारे से, अपने हाथ के इशारे से इस बात की सहमति दी कि हाँ ये मारने वाला अब्दुल्ला था। ये क्वेश्चन आया। अब अब्दुल्ला जो था, अब्दुल्ला को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई।
इसके बाद ये मामला अपील में हाई कोर्ट गया। अपील में हाई कोर्ट के सामने तीन जजों माननीय 3 न्यायमूर्तियों के सामने जब मामला प्रस्तुत हुआ तो उसमें 2 के विचार अलग हो गए और जस्टिस महमूद साहब के विचार अलग हो गए। 2 जो जस्टिस, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस थे मिस्टर पैथरम, उनका विचार अलग था और मिस्टर महमूद का विचार अलग था। जस्टिस ऑनरेबल पैथरम का ये कहना था कि यह जो मामला है यह धारा 8 की श्रेणी में नहीं आता। महमूद साहब ने डिफर किया, जो सिंगल से थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं ये धारा 8 में ही कवर होता है। इस पे दोनों पक्षों में अपने अपने निष्कर्ष निकाले और जिस आधारों पर निष्कर्ष पहुंचे उसका उन्होंने बड़ा विस्तार से उल्लेख किया। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप समझें, अवश्य समझें। अब इसमें यह हुआ कि वो जो जस्टिस पैथरम थे उन्होंने ये कहा कि इसने जो हाथ से इशारा किया यह आचरण नहीं कहेंगे, इसको हम आचरण परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न उठा क्यों नहीं पढ़ेंगे? उन्होंने ये कहा कि आचरण इसलिए इसमें रिलेवेंट इसका नहीं मानते क्योंकि जो घटना घटी उसके परिणाम, इसका आचरण क्या था? हाथ का हिलाना, ये इसका आचरण था। उन्होंने कहा यह जो हाथ का हिलाना आचरण है ये किसी घटना का परिणाम नहीं है, ये परिणाम है उससे कुछ पूछे जाने का। तो अगर ये पूछे जाने का परिणाम आचरण में आ रहा है तो आचरण ये रिलेवेंट यहाँ पर नहीं होगा। अगर वो उसने न पूछा होता तो इसने न बताया होता, तो यह उसका आचरण जो है घटना से संबंधित नहीं है बल्कि किसी प्रश्न से पूछे जाने के कारण क्वेश्चन प्रभाव में प्रकाश में आया है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। यह कहते हुए उन्होंने इसको धारा 8 के आचरण के परिभाषा में रिलेवेंसी में इसको नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि यह एक मृत्युकालीन कथन के साक्ष्य को जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन का में तो डिफिनेशन उसको हम पढ़ लेंगे, सेक्शन धारा 32 एविडेंस एक्ट, उसमें तो इसको हम मान लेंगे। धारा 32 जो है वो कहती है कि मृत्यु के जो कालिक संबंध कथन है वो कब सुसंगत हो जाएंगे। अब उसमें वर्ड कथन आया तो उन्होंने कहा कि साहब क्या उसमें कहा गया कि कथन है और ये आप बता रहे इसको आचरण है, तो अगर इसका ये आचरण आप धारा 32 में रिलेवेंट कर रहे हैं तो वहां पे तो कथन शब्द है और यहाँ पे इसका आचरण से, तो क्या आचरण को कथन कहा जा सकता है? उन्होंने कहा कि चूंकि उसका जो आचरण है वो कथन के इतना समीप है और इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है मानो वह स्वयं कह रही हो, इसको इसलिए हम कथन की परिभाषा में आचरण को उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब इससे विसम्मत हुए माननीय महमूद साहब, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नहीं ये सेक्शन 8 में ही कवर्ड है और इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में नहीं करेंगे। तो महमूद साहब ने डाइंग डिक्लेरेशन कवर न करने के कारण पीछे ये बताया कि जो 32 धारा कथन शब्द प्रयोग किया गया है वह किसी प्रकार से आचरण से संबंधित नहीं हो सकती, इसलिए उसको हम आचरण में नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 8 उन्होंने कहा कि हम इसको आचरण, ये एकदम यहाँ से डिफरेंट पोजीशन बैठ रहा है, इसलिए सेक्शन 32 नहीं है, ये सेक्शन 8 है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि यह जो इसका कथन था जिसमें इसने हाथ को हिलाया, यह इसका एकदम स्वाभाविक सी बातें थी, जो उसने अगर पूछा होता या ना पूछा होता तो भी उसका कहने का कारण यही था। मतलब सीधा सी बात ये कहा कि महमूद साहब ने कहा कि उसके कथनों से प्रभावित होकर उसका यह आचरण नहीं था, इसलिए यह सेक्शन 8 में रिलेवेंट है। इसलिए यह रिलेवेंट है क्योंकि उसके कथन से प्रभाव में आकर ये नहीं कहा गया बल्कि उसका आचरण स्वयं में ऐसा था जिसने उसको कहा। तो ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पे वह आचरण किसी कथन के प्रभाव में ना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में महमूद साहब ने कहा कि यह जो है धारा 8 में कवर करेगा और उसको उन्होंने अपना इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। अब आप आगे और देखेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आचरण का। एक केस आया अभी मेरे पास है, जो केस चल रहा है, उसमें एक महिला का मर्डर हुआ। स्टोरी ये थी कि महिला का जो मर्डर हुआ उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जो कि, और महिला विवाहित थी, महिला के 12-13 वर्ष की लड़की भी थी। एक दिन उसका पति बाहर गया हुआ था, उसी समय उस महिला के घर में उस महिला की हत्या हो गई। और उस महिला को जब उसका पति बाहर से आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति में उस महिला ने इस घटना के पहले भी कई बार यह बात अपने पति को बताई थी कि पड़ोस का एक लड़का है, जब वह छत के बाजे पर खड़ी होती है तो अक्सर उसको अश्लील इशारे करता है और गंदे इशारे करता है। मुझे भय है कि यह लड़का किसी दिन कोई भी कांड न कर दे। तो यह जो महिला का जो आचरण है अपने पति को बताना और अपने पति से ऐसा व्यवहार करना, यह उसका जो आचरण है यह भी रिलेवेंट हो जाएगा। अब आगे मैं इसको विस्तार से आपको पूरे धारा को और भी तरह से कायदे से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।